यूपीएससी इस दुनिया की वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, जिसे अगर आपने एक बार क्रैक कर दी तो रातों रात आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अब आपके पास पावर, पैसा, फेम सब कुछ आ जाएगा। यहाँ तक देश के प्राइम मिनिस्टर आपके पीछे भागेंगे, बड़े बड़े राज्य के सीएम आपके साथ फोटो खिंचवाने आ जाएंगे। आप जहाँ भी जाओगे आपके पीछे पीछे 3-4 पुलिस ऑफिसर इधर उधर भागेंगे। गाँव जाते ही आपको लोग माला पहनाएंगे। आईएएस बन के तुम सबसे पहले कहाँ भागोगे? अपने गाँव। बार बार पीछे करके चश्मा ऐसे लगा के ऐसे चलते हुए। आपके पिता का अधूरा सपना आप जब पूरा करोगे तब उनकी खुशी सिर्फ आप ही समझ सकते हो। एक बार अगर आपने किसी भी तरीके से यूपीएससी क्लियर कर दिया तो आपके आने वाले लाइफ पूरा सेट हो जाएगा। लेकिन क्या यही है यूपीएससी का सच्चाई, या फिर इसके पीछे एक अलग ही गेम खेला जा रहा है? यूपीएससी एक चक्रव्यूह जैसा है कि आप एक बार एंटर कर गए तो आपको बाहर या तो आप सक्सेसफुली निकलोगे या तो फिर आप वो चक्रव्यूह में रह जाओगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम यूपीएससी के उस 10,99,000 एस्पिरेंट्स के बारे में जानेंगे जिन्होंने यूपीएससी एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाया। कौन सी वो कॉमन मिस्टेक्स है जो कि आपको बार बार लगातार यूपीएससी एग्जाम में बैठने के लिए मजबूर कर देती है, और कैसे आपके फेवरेट टीचर से लेकर कोचिंग सेंटर्स, यहाँ तक सरकार भी आपको मैनिपुलेट कर रही है। तो इस वीडियो को मैंने कई पार्ट्स में डिवाइड कर दी ताकि आप आसानी से इस पूरा चीज को समझ सके। और वीडियो के एंड में हम ये भी बात करेंगे कि क्या आपको यूपीएससी देना चाहिए या फिर नहीं, और अगर आप यूपीएससी में फेल हो जाते हो तो उस समय आप क्या करोगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। 12 लाख लोगों ने यूपीएससी का फॉर्म भरा है। आखिरी सूची में 1000 भी चयनित नहीं होते। ऐसा कैसे हो सकता है? यूपीएससी में ऐसा होता है, तैयारी करोगे भले ही सिलेक्शन नहीं होगा लेकिन कुछ बन जाओगे। क्या बन जाएगा? उसने 10 साल कमा दिए, उसके पास सब्जेक्ट थे, कुछ थे, उसका नहीं हुआ सिलेक्शन। तुम उसको क्यों झूठी सांत्वना दे रहे हो कि कुछ तो बन जाओगे? क्या बन जाएगा वो? तुम्हें पता है कि कितने ज्यादा मेंटल पेशेंट्स निकलते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स में से, और जब उसके अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं तो बिल्कुल एक टूटा हुआ इंसान बनकर निकलता है उस प्रक्रिया से। मैं यह पूर्णतः विश्वास करता हूँ कि IAS जो है ना वो मेरे नाम के पहले जरूर लगे। लोग तो केवल अखबार में जो कटिंग आती है कि रिक्शा वाले का बेटा IAS बना, लेकिन वो अखबार की कटिंग वाले ये नहीं छापते हैं कि 10,000 लड़के और भी आए थे बिहार पटना से पढ़ने और वो IAS नहीं बने, और बनने के चक्कर में उनके 6-7 साल खराब हो गए। यह है एक फॉर्मर यूपीएससी एस्पिरेंट केशव नंदन जी, जिन्होंने यूपीएससी के पीछे अपना 10 साल दे दिया। यहाँ तक वो 2 बार इंटरव्यू तक भी पहुंच गए थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो IAS नहीं बन पाए, और आज वो रास्ते में मैप्स बेच रहे हैं। और सिर्फ केशव जी ही नहीं, आपको पूरे भारत में ऐसे लाखों यूपीएससी एस्पिरेंट्स मिल जाएंगे जिन्होंने यूपीएससी के पीछे 8-10 साल लगा दिया, लेकिन फिर भी उनको कोई सफलता नहीं मिली। सर आपका कौन सा अटेम्प्ट है ये? दिस माय 6th अटेम्प्ट। जो कि 7 साल से यूपीएससी की तैयारी में है। 7 साल उन्होंने डेडिकेटेड पढ़ाई करी है, लेकिन अभी तक उनको सक्सेस नहीं मिली है। और ये लोग तो फेल होंगे ही, क्योंकि इस यूपीएससी के सिस्टम में ही कुछ खराबी है। 2023 में जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ उसमें करीब 13 लाख स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन वैकेंसीज कितने थे? सिर्फ 1105। मतलब सक्सेस रेट सिर्फ 0.5%। लेकिन इतने कम सक्सेस रेट के बावजूद भी हमारे देश के युवा के बीच यूपीएससी का क्रेज कोई कम नहीं है। आप चाहे भारत के जिस भी कोने में रहते हो, आपको अपने गली मोहल्ले में एक ना एक यूपीएससी एस्पिरेंट तो मिल ही जाएगा। लेकिन अब सवाल है कि स्टूडेंट्स इतना सब कुछ जानते हुए भी आखिर क्यों यूपीएससी के पीछे भागती है। तो देखिए, भारत में सरकारी नौकरी मिलना कोई सोने की खान मिलने से कम नहीं है। और इन सभी सरकारी नौकरियों में से सबसे ऊपर है IAS, IPS वगैरह। मतलब अगर आपको सरकारी नौकरी करना है, और वो भी छोटी मोटी नहीं बड़ी वाली, तो आपको यूपीएससी एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। इसके अलावा घर वाले और सोसाइटी का प्रेशर तो है ही, इसलिए हर साल लाखों स्टूडेंट्स यूपीएससी देते हैं। अब एक यूपीएससी एस्पिरेंट की डेली लाइफ की अगर बात करें तो उसका दिन शुरू होता है द हिंदू न्यूज़पेपर से। इसके बाद पूरा दिन या तो घर में या कोचिंग सेंटर्स में उसे पढ़ना होता है। फिर शाम को रिविजन करने के लिए लाइब्रेरी जाओ, और रात को घर आके फिर से पढ़ने बैठो। और यही रूटीन लगातार 5-6 सालों तक एक टेप रिकॉर्डर की तरह चलते रहता है। चाहे वो क्रिकेट का मैच हो या दोस्त का शादी, इनको किसी से भी कोई मतलब नहीं है। दिल्ली के मुखर्जी नगर या लक्ष्मी नगर इनका घर बन जाता है। वहाँ पर एक छोटा सा कमरा लेकर उन्हें अपने लक्ष्य के लिए 11 लाख बच्चों के साथ लड़ना होता है। अब आपको तो पता है कि यूपीएससी एग्जाम में टोटल 3 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज में प्रीलिमिनरी एग्जाम, जिसको प्रीलिम्स भी कहा जाता है। इस प्रीलिम्स में 2 पेपर्स होते हैं, एक GS पेपर 1 और दूसरा GS पेपर 2। अब इन दोनों पेपर्स को देने के लिए एस्पिरेंट्स को कई सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। GS पेपर कितना हार्ड, इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर 10 लाख एस्पिरेंट्स प्रीलिम्स दे रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 10,000 स्टूडेंट्स ही प्रीलिम्स में पास कर पाते हैं। यही कारण है कि यूपीएससी को दुनिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम में से एक माना जाता है। अब अगर कोई इस प्रीलिम्स में पास कर जाता है तो उसको देना पड़ता है मेंस, जिसमें टोटल 9 पेपर्स आते हैं। और इस मेंस का सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है इसका टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पर आपको लंबे लंबे आंसर्स लिखने के लिए बहुत कम समय दिया जाता है। अब इस यूपीएससी मेंस में सिर्फ 20% के आसपास स्टूडेंट्स ही पास कर पाती है। मतलब जो 10 लाख स्टूडेंट्स प्रीलिम्स देने के लिए आए थे उसमें से 10,000 स्टूडेंट्स ही मेंस दे पाते हैं, और इन 10,000 स्टूडेंट्स का
20%, मतलब सिर्फ 2000 एस्पिरेंट्स ही इंटरव्यू के लिए बचते हैं। अब जो लोग इंटरव्यू देते हैं उनका लॉजिकल रीजनिंग, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड और प्रेजेंस ऑफ माइंड, इन सभी चीजों को गौर से देखा जाता है। अब जो एस्पिरेंट इंटरव्यू को भी क्रैक कर देती है उनको लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में भेजा जाता है ट्रेनिंग करने के लिए, और ट्रेनिंग के बाद ये बन जाते हैं IAS, IPS और IFS। अब इस पूरे सिस्टम का सबसे खराब पार्ट ये है कि मान लो किसी एस्पिरेंट्स ने प्रीलिम्स को क्रैक कर दिया लेकिन मेंस में वो फेल हो गया, या फिर किसी ने प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ही क्लियर कर दिया लेकिन इंटरव्यू में वो फेल हो गया। अब इस दोनों सिचुएशन में ही उसको फिर से प्रीलिम्स से स्टार्ट करना होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने प्रीलिम्स को क्लियर कर दिया लेकिन मेंस को क्लियर नहीं कर पाए तो अगले साल आपको सीधा मेंस में बैठने दिया जाएगा, आपको फिर से प्रीलिम्स से ही शुरू करना होता है। अब बात करते हैं आपके फेवरेट कोचिंग सेंटर्स के बारे में। तो अगर आप एक नॉर्मल कोचिंग सेंटर में यूपीएससी के लिए भर्ती होते हो तो आपसे ये 1 लाख से लेकर 2.5 लाख तक चार्ज करते हैं। इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, दुनिया भर की किताबें और मॉक टेस्ट के लिए एक्स्ट्रा 50,000। इनफैक्ट ये लोग न्यूज़पेपर पढ़ने की भी कोर्स बना कर रखे हैं कि न्यूज़पेपर को ऐसे नहीं ऐसे पढ़ो। कोचिंग सेंटर्स कभी भी ये नहीं चाहेगा कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना छोड़ दो, क्योंकि इनके लिए आप एक कस्टमर हो। इसीलिए आप चाहे लगातार फेल भी हो क्यों ना, ये आपको फेक मोटिवेशन देते रहेंगे और इसी चक्कर में कैसे आपके 5-6 साल एक ही कोचिंग सेंटर में गुजर जाएगा ये आपको पता तक नहीं चलेगा। ये कोचिंग वाले आपको टाइम टू टाइम मोटिवेशनल क्लिप्स दिखाते रहते हैं और इन कोचिंग सेंटर का कोई स्टूडेंट अगर IAS बन गया तो फिर बात ही अलग है। ये लोग उसी चीज को बार बार दिखाते रहते हैं। अगर एक फल वाले का बेटा IAS बन सकता है तो तुम भी बन सकते हो, और अगर तुम IAS बनना चाहते हो तो हमारे कोचिंग सेंटर में आओ। और ये लोग आपसे प्रो लेवल की झूठ भी बोलते हैं। 2017 में यूपीएससी की 990 वैकेंसीज निकली थी, उसमें से दिल्ली की ALS कोचिंग इंस्टीट्यूट कहता है कि हमने दिए 244, वाजीराम और रवि इंस्टीट्यूट बोलता है कि हमने दिए 400 प्लस सिलेक्शंस, और चाणक्य बोलता है कि हमने दिए 355 सिलेक्शंस। अब अगर आप इन तीनों नंबर को एक साथ ऐड करोगे तो सिर्फ ये 3 कोचिंग सेंटर्स मिलकर ही 990 का आंकड़ा पार कर दिया। ये फंस गया सीएम। मतलब ये लोग झूठ तो बोलते हैं लेकिन उसे सोच समझ के नहीं बोलते। अब बात करते हैं इस यूपीएससी गेम का सबसे बड़ा खिलाड़ी यानी सरकार के बारे में। 2010 में जब यूपीएससी के लिए 5,47,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था तब सीटें थी 965, और इस साल यानी 2023 में जब 13 लाख के आसपास एस्पिरेंट्स ने इसके लिए अप्लाई किया तब भी सीटें 1105। मतलब इन 13 सालों में यूपीएससी एस्पिरेंट्स के नंबर तो रॉकेट की स्पीड से बढ़ी लेकिन सीट्स बैलगाड़ी की स्पीड से भी नहीं बढ़ पाई। अब आपके मन में शायद सवाल आ सकता है कि ये सरकार आखिर सीट्स क्यों नहीं बढ़ाती, सरकार यूपीएससी के लिए कोई क्राइटेरिया क्यों नहीं बनाती। तो देखिए, सरकार को अच्छे से पता है कि हमारे पास तो ज्यादा नौकरी वगैरह नहीं है। स्टूडेंट्स को अगर BCom BSc करके नौकरी नहीं मिला तो ये लोग हल्ला करेंगे। तो अगर किसी भी तरीके से ज्यादा स्टूडेंट्स को यूपीएससी में बिजी रख पाए तो ये लोग सरकार से नौकरी नहीं मांगेंगे। मतलब एक यूपीएससी एस्पिरेंट से अगर आप सवाल पूछोगे कि क्या आप अनएम्प्लॉयड हो तो जवाब देगा नहीं। मतलब वो इस भ्रम में है कि वो कुछ कर रहा है, और ऐसे अनएम्प्लॉयड कंडीशन में कैसे उसके 6-7 साल चला गया ये उसको पता तक नहीं चलता। इसलिए सरकार अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम से कम रखने के लिए यूपीएससी जैसे एग्जाम को ज्यादा प्रायोरिटी देती है। आज आपको ऐसे कई सारे कोचिंग सेंटर्स मिल जाएंगे जो कि आपको फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करती है। अब इस फ्री के चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट इस यूपीएससी ट्रैप में फंस जाते हैं। यहाँ पर सरकार को एक और फायदा है और वो ये है कि इस IAS कोचिंग इंडस्ट्री जो कि ऑलमोस्ट 3000 करोड़ का है उसका 80% GST के तौर पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। मतलब सरकार हर साल इस यूपीएससी कोचिंग से 540 करोड़ रुपए कमाता है। अब आते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट में, यानी कि आपको IAS की तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं। तो अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल के स्टूडेंट हो, मतलब स्कूल कॉलेज हर जगह में आपने टॉप करी है और आप दिन रात IAS बनने के सपने देखते हो तो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि आपके पास प्लान B भी होना चाहिए। मतलब जरूरी नहीं है कि आप IAS ही बनोगे, हो सकता है कि आपके सारे अटेम्प्ट्स खत्म हो जाए लेकिन आपके हाथ कोई सफलता नहीं आई। इसलिए पहले से ही यूपीएससी के अलावा एक दूसरा करियर ऑप्शन भी रखना ताकि जल्द से जल्द आप उसमें शिफ्ट कर पाए। और अगर आप अपने स्कूल कॉलेज में एवरेज लेवल के थे और दूसरों की बात सुन के यूपीएससी देने की सोच रहे हो तो भाई मेरा साफ जवाब है कि इसे छोड़ दो, क्योंकि यूपीएससी में एवरेज नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ पर आपको हर एक चीज में एक्सीलेंट होना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।